Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of social studies. Dear students, आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़ हमें इंस्पायर करते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए और हमारी वीडियो क्वालिटी है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। स्टूडेंट्स, हमारे एसएसटी वाले पोर्शन में हमने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को क्वेश्चन आंसर्स के साथ में कंप्लीट कर दिया है और साथ में ही हमने जियोग्राफी पोर्शन के फर्स्ट चैप्टर को प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट भी कर दिया है। उसी फेज़ में स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हुए हम आज जियोग्राफी के उसी चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे जियोग्राफी पोर्शन के फर्स्ट चैप्टर और एनवायरनमेंट की तरफ। जियोग्राफी पोर्शन के फर्स्ट चैप्टर और एनवायरनमेंट में हमने बायोटिक एबायोटिक एलिमेंट्स के साथ में नेचुरल एनवायरनमेंट को पढ़ा था और नेचुरल एनवायरनमेंट की जो डोमेन्स थे, जो लेयर्स थी, उनको भी हमने पढ़ा था, जिसके अंदर सबसे पहले लिथोस्फीयर को हमने कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया और उसके बाद में हमने हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को भी स्टडी किया और बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन को भी हमने समझा, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स की बात की जा रही है। बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स जो हैं, जिसको हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से कंसिडर करते हैं, उनको भी हमने समझा और पढ़ा और कैसे वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ में कंबाइनिंग होकर के एक दूसरे के साथ में सहयोग करके परस्पर क्रियाशील होते हैं और कैसे हमारे एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, ये चीज़ भी हमने पढ़ी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक द बायोस्फीयर के साथ में इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं, बताते हैं कि बायोस्फीयर में हमें क्या समझना है और क्या सीखना है। The biosphere, the small zone of interaction between air, water and land where living beings survive and flourish, it's called biosphere और living world। क्या कहा स्टूडेंट्स यहाँ कि वो एक छोटा सा स्मॉल जोन की बात की जा रही है जो इंट्रैक्शन करते हैं किसके साथ में, एयर, वाटर एंड लैंड। एयर, वाटर और लैंड मीन्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों एक साथ में इंट्रैक्शन करते हैं और जहाँ पर क्या, वेयर, जहाँ लिविंग बींग्स से जो लिविंग थिंग्स है सर्वाइव कर सकती हैं और फ्लोरेस पनप सकती हैं, बढ़ सकती हैं, जिंदा रह सकती हैं, उसको हमने बायोस्फीयर का नाम दिया। साथ में हम उसको लिविंग वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। द बायोस्फीयर इज़ ए यूनिक फीचर ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर क्या है, एक अर्थ का यूनिक फीचर है जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। ऑफ द अर्थ एज इट इज़ द, इसी की वजह से क्या है, ओनली प्लानट इन द सोलर सिस्टम विच सपोर्ट लाइफ। और ये बायोस्फीयर की ही वजह से अर्थ एक प्लानट ऐसा है पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। द बायोस्फीयर प्रोवाइड्स वेरियस लाइफ फॉर्म्स ऑल द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। लाइफ के लिए जितनी भी नेसेसिटी, जितनी भी एसेंशियल ज़रूरी चीज़ें हैं, वो हमें ये बायोस्फीयर प्रोवाइड करवाता है। आउटसाइड द डोमेन्स ऑफ बायोस्फीयर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। और इस बायोस्फीयर के अगर बाहर की तरफ की बात करें, हम इस बायोस्फीयर से अगर आउटर एरिया की बात की जाए तो वहाँ पर लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। द बायोस्फीयर इज़ कंप्रेस्ड ऑफ टू मेजर एलिमेंट्स। बायोस्फीयर जो है वो दो मेजर एलिमेंट से बना हुआ है। कौन से? जिसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर शामिल है। स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक और कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता। एक्चुअल में उत्पादक क्या है और उपभोक्ता क्या है, इसको भी हम यहाँ डिस्क्राइब करने वाले हैं। द प्रोड्यूसर्स और autotrophs are capable of producing their own food directly from the abiotic element of the environment। एनवायरनमेंट के जो एबायोटिक एलिमेंट्स हैं उनके डायरेक्टली कांटेक्ट में आकर के, डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेशन करके, डायरेक्टली उनसे कंजर्व करके ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। प्रोड्यूसिंग देयर ओवन फूड, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। किससे? एबायोटिक एलिमेंट से कम्युनिकेट होकर के। इनको किसी भी तरह से किसी के ऊपर भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं रहती, इसीलिए इनको प्रोड्यूसर कहा गया, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स कहा गया, जिसको हिंदी में स्वयंपोषी भी कह सकते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। जितनी भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, उनको हमने प्रोड्यूसर का नाम दिया, उत्पादक का नाम दिया। Organisms that are not able to produce food directly from the environment आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। क्या कहा स्टूडेंट्स यहाँ पर कि वो ऑर्गेनिज्म जो एबल नहीं होते प्रोड्यूस करने में, किस चीज़ को, फूड को, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आकर के, उनको हमने हेटेरोट्रॉफ्स कहा, जिसको हम हिंदी में परपोसी कहते हैं। विच कॉल्ड
विच इंक्लूड कंज्यूमर्स, जिनको हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं, जिनको हम उपभोक्ता भी कहते हैं, लाइक जैसे एनिमल्स एंड ह्यूमंस। एनिमल्स और ह्यूमंस को हमने किस में शामिल किया गया? एनिमल्स और ह्यूमंस को हमने हेटेरोट्रोप्स कहा, पर्पोसी कहा, और उनको हम कंज्यूमर के अंदर शामिल करते हैं, उपभोक्ता में। दीज कंज्यूमर्स कैन बी हर्बिवर्सियस और कार्निवर्सियस, और ये जो कंज्यूमर हैं वो हर्बिवर्सियस भी हो सकते हैं और कार्निवर्सियस भी हो सकते हैं। हर्बिवर्सियस का मतलब हुआ स्टूडेंट्स जो पेड़ पौधों को ही अपना भोजन मानते हैं या पेड़ पौधों से ही अपना भोजन लेते हैं, उन्हें हम हर्बिवर्सियस कहते हैं। कार्निवर्सियस का मतलब जो मांसाहारी होते हैं, जिनको जानवरों से ही अपना भोजन मिलता है, उनको हम कार्निवर्सियस कहते हैं। प्लांट ईटर्स जो पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं, सच एज कैटल, डियर, एलिफेंट एट्सेट्रा आर हर्बिवर्सियस, इनको हम शाकाहारी या इनको हम हर्बिवर्सियस कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन किससे लेते हैं? पौधों से लेते हैं। जबकि फ्लैश ईटर जो मांस खाने वाले हैं, जैसे लॉयन, लेपर्ड, वॉल्फ, हैना, इनको हम बोलते हैं कार्निवर्सियस। मांस खाने वाले जानवरों को हम मांसाहारी, और जो शाकाहारी जो पेड़ पौधों को खाने वाले को शाकाहारी जानवर कहते हैं। ओमनिवर्सियस की बात की जा रही है। ओमनिवर्सियस का मतलब ओमनिवर्सियस ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश, वो जो प्लांट और जानवरों से, पेड़ पौधों से और जानवरों से, दोनों से अपना भोजन लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ओमनिवर्सियस। जिसके अंदर किसको शामिल किया गया? एग्जाम्पल क्रो, बियर और ह्यूमन को भी शामिल किया, इंसान को भी इसमें शामिल किया गया है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हमने बात की गई ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसके अंदर हमने प्लांट्स को शामिल किया गया। और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, डिपेंड रहते हैं किसी के ऊपर डायरेक्टली, जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आकर के अपना खाना नहीं बना सकते, उनको हमने हेटेरोट्रॉप्स कहा, कंज्यूमर कहा। कंज्यूमर को हमने फिर आगे डिवाइड किया हर्बिवर्सियस में और कार्निवर्सियस में। हर्बिवर्सियस हमने कहा कि जो प्लांट ईटर एनिमल्स होते हैं उनको हमने कहा हर्बिवर्सियस, और जो फ्लैश ईटर होते हैं उनको हमने कहा कार्निवर्सियस। और जो प्लांट और फ्लैश दोनों से अपना खाना लेते हैं, दोनों को अपना खाना यूटिलाइज करते हैं, उनको हमने कहा ओमनिवर्सियस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये तीनों चीज़ें क्लियर करने के बाद में हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक इकोसिस्टम की तरफ। Ecosystem is a system created by interaction of all living organisms with one another and with the abiotic element of environment in which they live। क्या कहा इसने? इकोसिस्टम क्या करता है? एक ऐसा सिस्टम है जिसको क्या बनाएंगे? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन किसके साथ में? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित प्राणियों के साथ में इंटरेक्शन, साथ में ही वन अनदर एंड विथ एबायोटिक एलिमेंट। एबायोटिक एलिमेंट भी उसमें शामिल है, एनवायरनमेंट के अंदर जितने एबायोटिक एलिमेंट्स हैं उनमें, और साथ में ही किसमें? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उनके बीच में, उस चीज़ को यहाँ बताया गया इकोसिस्टम में। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस डिपेंड ऑन ईच अदर। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। किस चीज़ के लिए? एंड दियर इमीडिएट सराउंडिंग्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, और साथ में ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने के साथ साथ में ही नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर भी वो डिपेंड रहते हैं। वेरियस इकोसिस्टम्स आर, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं। जैसे डेजर्ट में इकोसिस्टम अलग होता है, माउंटेन्स में जो इकोसिस्टम है वो अलग, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, रिवर्स, ओशियंस एंड इवन स्मॉल लेक्स एंड पॉन्ड। स्मॉल लेक्स और पॉन्ड के अंदर भी अलग अलग तरह से इकोसिस्टम होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक लेक का जो इकोसिस्टम है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है। लेक के इकोसिस्टम में हम क्या देखते हैं? इन ए लेक इकोसिस्टम द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द वाटर प्रमोट्स टू ग्रो ऑफ एल्गाई। लेक के वाटर के ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो वहाँ पर किस चीज़ को प्रमोट करते हैं? एल्गाई, जिसको हम बोलते हैं शैवाल। वो शैवाल वहाँ उस लेक के अंदर पनपने लग जाते हैं। दिस एल्गाई प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और इस एल्गाई से क्या? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। उस ऑक्सीजन को किसको? एनिमल्स उसको लेते हैं। एनिमल्स कौन से? फिश और फ्रॉग लिविंग इन द लेक। देखो यहाँ लेक का इकोसिस्टम बता रखा है, तो लेक के वाटर के ऊपर सबसे पहले सनलाइट गिरी, सनलाइट से क्या हुई? वहाँ पर एल्गाई, जिसको शैवाल बोलते हैं, वो बनने लगे, और उन शैवाल से निकलने वाली ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया फिश और फ्रॉग ने। लिविंग इन द लेक प्रोवाइड्स फूड फॉर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। फिश ईटर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, और ये जो फिश ईट ये जो फिश है ये किसको? माइक्रोस्कोपिक जो एनिमल्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनको खाती हैं। एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन भी लेती हैं कहाँ से? उस लेक से। प्रेजेंट इन द वाटर एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड विच हेल्प्स द ग्रो प्लांट्स, और
रिवर्स में क्या होती हैं, ऑक्सीजन किस चीज़ के लिए, ब्रीथ करने के लिए यूज करते हैं, और साथ में एक्सपेल का मतलब निकालना, किस चीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस करती हैं, जो हेल्प करती है किसको, प्लांट को ग्रो होने में। इफ़ द एल्गाई डिसपियर्ड, अगर एल्गाई यहाँ से डिसपियर्ड हो जाए, एवरीथिंग एल्स वुड बी इफेक्टेड, तो यहाँ इस लेक वाले इकोसिस्टम में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इफेक्ट होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स वुड हैव नो इनफ फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ही सिर्फ केवल खाना नहीं है, फिश वुड नॉट, देखो यहाँ पर क्या समझाया गया स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए किसी भी तरह का कोई खाना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर से क्या, एल्गाई डिसअपियर्ड हो गई, एल्गाई नहीं हुई तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाना नहीं मिलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाना नहीं मिलेगा। फिश वुड नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन, फिश को भी कम्प्लीटली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फिश को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और फिश नहीं होगी तो प्लांट वुड हैव लेसर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल, तो प्लांट को भी पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगी, विच इज नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ, और यही चीज़ इन सब के लिए नेसेसरी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ इस टॉपिक के अंदर हमें एक लेक के इकोसिस्टम को समझाया गया कि सबसे पहले लेक के वाटर के ऊपर सनलाइट गिरती है, सनलाइट गिरने की वजह से वहाँ पर एल्गाई पनपने लग जाते हैं, और एल्गाई शैवाल ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, और ऑक्सीजन की वजह से एनिमल्स जो उस लेक में हैं वो सर्वाइव करते हैं, और साथ में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, उनको भी वहाँ पर पनपने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, और उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कौन ईट करता है, कौन खाएगा, फिश और फ्रॉग, और फिश और फ्रॉग ऑक्सीजन को भी यूटिलाइज करेंगे, और उसके रिप्लाई में या उसके रिवर्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, रेड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एक्सेस करेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस से यूटिलाइज कौन करेंगे, प्लांट्स करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये स्टूडेंट्स एक पूरा चेन की तरह एक पूरा इकोसिस्टम चलता है, जिसमें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारे एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ में डिपेंड रहते हैं, और एक दूसरे के साथ में परस्पर सहयोग के साथ में, इंटरेक्शन के साथ में ये वर्क करते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होता है। नेक्स्ट इसका टॉपिक है ह्यूमन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ह्यूमन, इंसान की बात की जा रही है, और उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उसके द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जा रही है, उसका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज़ को हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं, ह्यूमंस आर द ओनली स्पीसीज दैट हैज़ इम्पेक्टेड द एनवायरनमेंट टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट, कि ह्यूमन एक ऐसी स्पीसीज है, ऐसी एक प्रजाति है जिसका प्रभाव एनवायरनमेंट के ऊपर, और एनवायरनमेंट का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन दियर एफर्ट्स टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल, जैसे जैसे हम हमारी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं, सेफ बनाते हैं, प्रोग्रेसिव बनाए जा रहे हैं, ह्यूमन हैव बीन एक्सप्लॉटिंग दियर सराउंडिंग फॉर सेंचुरीज़, हमारे आसपास के एरिए के अंदर हज़ारों सालों से, कई सेंचुरी, शताब्दियों से हम लोग हमारी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा आरामदायक, कंफर्टेबल बनाए जा रहे हैं, हमारी लाइफ को सेव किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, और स्पेशली बात की जा रही है लास्ट 1 सेंचुरी, लास्ट पिछली एक शताब्दी की बात कीजिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज़ मेड देयर एक्सप्लोइटेशन इवन मोर रथलेस एंड डिस्ट्रक्टिव, और पिछली एक शताब्दी, पिछले 100 सालों से तो हमारी लाइफ जितनी हम कंफर्टेबल, जितनी सेफ बनाए जा रहे हैं, और उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज़ हम यूज कर रहे हैं वो एक्सप्लॉइट कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एनवायरनमेंट को वो नुकसान पहुंचा रही है, वो हमारी एनवायरनमेंट को बिल्कुल रथलेस डिस्ट्रक्टिव का मतलब धीरे धीरे हमारे एनवायरनमेंट को बिगाड़ रही है। कैसी एक्टिविटीज़ हैं वो जिससे हमारे एनवायरनमेंट को प्रभाव पड़ रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, transport, construction, etc. have adversely affected the environment in many ways, which now pose a grave threat of environment, जिसकी वजह से आज environment को एक बहुत भयानक वाला grave threat डर है। The forest was vanishing, वनों की जो, पेड़ों की जो कटाइयाँ चल रही है, जंगलों की जो कटाइयाँ चल रही है। The polar ice caps are melting, और जो हमारे आइस लैंड
आइस वाले जो एरिया हैं जिनकी हम बात करते हैं, पोलर लैंड्स की बात कर रहे हैं, उनके अंदर आइस धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं या बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त हो गए हैं ड्यू टू द रैपिड क्लाइमेट चेंजेस, जिसकी अलग अलग क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ये एनिमल्स और प्लांट हमारी लाइफ से या हमारे एनवायरनमेंट से विलुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं। एंड पॉल्यूशन ऑफ लैंड, और ज़मीन के ऊपर जितना प्रदूषण है उसकी वजह से, कौन सा पॉल्यूशन ऑफ लैंड, ज़मीन का प्रदूषण, भूमि प्रदूषण जिसको हम बोल सकते हैं, वाटर जल प्रदूषण जिसको हम बोल सकते हैं, एयर प्रदूषण जिसको वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन हैज़ रीच्ड डेंजरस लेवल, और ये अपने चरम लेवल पर है, खतरनाक वाले लेवल पर ये पहुंच चुका है। वी देयरफॉर नीड टू टेक मेजर टू स्टॉप द एनवायरमेंटल डैमेज इमीडिएटली, हमें हमारे एनवायरमेंट को जितना हम नुकसान पहुंचा रहे हैं उस नुकसान को इमीडिएटली हमें रोकना होगा। इफ़ वी आर टू लिव ए हेल्दी प्लानट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, क्लीन एनवायरनमेंट मिले, तो हमें इस पॉल्यूशन को, हमें इस डिस्ट्रक्शंस को हमें रोकना होगा। जिस तरह से आज हमारी लाइफ को हम कंफर्ट बनाने के लिए एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को बिगाड़े जा रहे हैं, ऐसा ही अगर ये चलता रहा तो फ्यूचर जनरेशन के लिए एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट का जो हमारा ड्रीम है वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। तो इसके लिए हमें हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी तरह से पॉल्यूशन है या जिस तरीके से हम एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमें बंद करनी होगी। स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। इसी टॉपिक के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिपीट करते हैं आज के सारे टॉपिक्स को। आज के वीडियो की शुरुआत हमने की थी बायोस्फीयर से, जिसमें हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों के इंटरेक्शन के साथ में लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन बताया, और ये सारा का सारा होने की वजह से ही हम यहाँ पर ज़िंदा हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। और ये हमारी अर्थ का एक यूनिक फीचर है कि यहाँ पर लाइफ सपोर्टेबल जो नेसेसिटी जो थिंग्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले थे हम, जिसमें हमने पढ़ा इकोसिस्टम को, और इकोसिस्टम को पढ़ते हुए हम चले एक लेक के इकोसिस्टम की तरफ, और एट द लास्ट हम पहुँचे ह्यूमन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स इसी चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उन्हें हम कंप्लीट करते हैं। किसी भी तरह की क्यूरीज़ के लिए, डाउट्स के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। वंस अगेन हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।